हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्नाइपर द लास्ट स्टैंड। इस कहानी की शुरुआत एक बैकग्राउंड वॉइस से होती है, जहां पर हमको सुनाई देता है कि एक अमेरिकन बेस से फील्ड में भेजी गई स्क्वाड और एक स्नाइपर टीम को लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा होता है कि सामने कितने गार्ड तैनात हैं, बिल्डिंग में एंट्री किस रास्ते से करनी है और यहाँ तक कि हवा की स्पीड और टारगेट की दूरी तक का पूरा हिसाब लगाया जा रहा होता है। और कुछ ही देर में हमें स्नाइपर के स्कोप से दिखता है कि कई गार्ड भारी सिक्योरिटी के साथ पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरकर सख्त प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये अमेरिकन स्क्वाड यहाँ पर किस मकसद से आया है और इतनी कड़ी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि इन सवालों के जवाब मिले, अचानक एक स्नाइपर शॉट की आवाज गूंजती है। गोली कभी किसी के सीने में लगती है तो कभी किसी के सिर में, और एक एक करके गार्ड्स जमीन पर गिरते चले जाते हैं। फायरिंग लगातार बिना रुके चलती रहती है। जब फ्रंटलाइन के सारे गार्ड्स ढेर हो जाते हैं, तब दिखाया जाता है कि ये शॉट करीब 500 मीटर दूर पहाड़ों की झाड़ियों में छिपे दो स्नाइपर चला रहे थे। ये दोनों स्नाइपर घात लगाकर बैठे होते हैं और बेस से जैसे ही उनको हवा की दिशा और दूरी की जानकारी मिलती है, वो तुरंत ट्रिगर दबाकर सटीक हेडशॉट मार देते हैं। अब जैसे ही उन्हें एक साथ फायर करने का ऑर्डर मिलता है, दोनों एक साथ गोली चलाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में गेट पर खड़े सभी गार्ड्स खत्म हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एक दूसरी स्क्वाड टीम आराम से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अब यहीं से कहानी थोड़ा पीछे जाती है और हमको बताया जाता है कि ये स्नाइपर और स्क्वाड आखिर है कौन और ये मिशन शुरू कैसे हुआ था। सीन कट होते ही हम 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पीछे पहुंच जाते हैं। अब एक रेगिस्तान के बीच एक प्राइवेट जेट को लैंड करते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो प्लेन रुकता है, एक आदमी बड़ा सा बैग लेकर बाहर उतरता है। उसे रिसीव करने वहाँ पर अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड आता है, जिसका नाम मोडाइसिस है। यहीं पर हमें उस आदमी की पहचान पता चलती है। उसका नाम है ब्रेंडन बैकेट। ब्रेंडन अमेरिका का सबसे शार्प और भरोसेमंद स्नाइपर माना जाता है। आज तक उसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता। इससे पहले वो कई खतरनाक माफिया और बड़े बड़े डॉन्स को अपनी स्नाइपर राइफल से ढेर कर चुका है। उसी बैग में उसकी खास कस्टमाइज्ड 50 कैलिबर की स्नाइपर राइफल रखी होती है। जब ब्रैंडन को कार में बैठकर बेस की तरफ ले जाया जाता है, तब इंटेलिजेंस चीफ उसे मिशन की पूरी जानकारी देने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान हमें भी साफ हो जाता है कि ब्रैंडन को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। असल में उसे एक अफ्रीकन आर्म्ड गैंग को खत्म करने के लिए यहाँ पर लाया गया है, जो अमेरिका के अंदर रहकर ही अमेरिका के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि उस गैंग को किसी भी कीमत पर खत्म करना जरूरी हो गया था। बात करते करते वो लोग बेस पहुंच जाते हैं। कार से उतरते ही ब्रैंडन के सामने उसका एक पुराना दोस्त आ जाता है, जिसका नाम जीरो है। जीरो पहले भी सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ब्रैंडन के साथ कई खतरनाक मिशन पूरे कर चुका था। जब चीफ मोडाइसिस को पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो वो जीरो को जिम्मेदारी देता है कि वो ब्रैंडन को पूरे स्क्वाड टीम से मिलवाए। इसके बाद जीरो ब्रैंडन को टीम के सामने ले जाकर सबका परिचय करवाता है। वो बताता है कि इस स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड का कैप्टन नोवा है और उसकी असिस्टेंट अनिका है। इसके अलावा टीम में 3 खास तरह से ट्रेन की गई लेडी कमांडो भी हैं, जिनके नाम है हीरा, नाडिया और जेसन। पूरी टीम से मिलने के बाद ब्रैंडन सवाल करता है कि क्या इस स्क्वाड में कोई स्नाइपर नहीं है। तभी इंटेलिजेंस चीफ मोडाइसिस एक युवक को लेकर आते हैं, जिसका नाम जॉन होता है। वो बताते हैं कि ये उनकी टीम का सबसे खतरनाक स्नाइपर है और अगर ब्रैंडन चाहे तो इसे अपने तरीके से ट्रेन कर सकता है। इसके बाद मिशन पर चर्चा शुरू होती है। अनिका एक पूरा 3D मैप तैयार करके टीम के सामने रखती है और समझाती है कि इस मिशन का मुख्य टारगेट अमेरिका का एक खतरनाक आतंकी है, जिसका नाम राइकर कुवोलो है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले टीम को एक विद्रोही आर्म्ड फोर्स से टकराना होगा। इसके अलावा राइकर के पास अपनी एक पर्सनल सिक्योरिटी गैंग भी होती है, जो उसे दिन रात पूरी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी देती रहती है। इसी वजह से चीफ मोडाइसिस टीम को साफ साफ बता देते हैं कि ये मिशन पूरी तरह अंधेरे में ही करना होगा। वो समझाते हैं कि उस जगह पर न सिर्फ हाई लेवल सिक्योरिटी है, बल्कि भारी संख्या में रेबेल आर्मी भी मौजूद है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो हालात ऐसे बन जाएंगे कि वहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए टीम को पहले ही मिशन का पूरा एग्जीक्यूशन प्लान समझाया जाता है। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि हाइडआउट में एंट्री किस रास्ते से
और किस टाइमिंग पर करनी है। अगली सुबह टीम का एक बेहद सख्त ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है। वहाँ पर ब्रैंडन जोडी को अपने पास बुलाता है और उसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल थमाते हुए कहता है कि सामने लगे टारगेट को हिट करके दिखाओ। जोडी बिना किसी हिचक के स्नाइपर उठाता है और कमाल की एक्यूरेसी के साथ लगातार 3 परफेक्ट शॉट मार देता है। ये देखकर ब्रैंडन अब बाकी टीम मेंबर्स की टेस्टिंग शुरू करता है। वो पूछता है कि कौन कौन किस तरह के वेपन में एक्सपर्ट है। कोई खुद को शॉटगन का माहिर बताता है तो कोई एक्स चलाने में अपनी पकड़ दिखाता है। इसके बाद ब्रैंडन सभी को एक टास्क देता है। वो कहता है कि अपने अपने हथियार असेंबल करो और टाइम लिमिट सिर्फ 15 सेकंड की है। वो साफ चेतावनी देता है कि जो भी फेल हुआ वो इस मिशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि असली दुश्मन 15 सेकंड तो क्या 1 नैनो सेकंड भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता है। वहाँ गलती का मतलब सीधा सीने में गोली लगना है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि टीम के सभी मेंबर्स तय समय से पहले ही अपने हथियार को पूरी तरह असेंबल कर लेते हैं। ये देखकर ब्रैंडन समझ जाता है कि ये लोग सच में खतरनाक लेवल की ट्रेनिंग ले चुके हैं। हालांकि उसके मन में जॉडी को लेकर अभी भी थोड़ा शक बना रहता है। उसी रात ब्रैंडन जॉडी को एक हाइडआउट के पास लेकर जाता है और उसके हाथ में फिर से स्नाइपर थमा देता है। वो सामने की ओर इशारा करके सख्त लहजे में कहता है कि जो आदमी दिख रहा है उसके सिर में गोली मार दो। जॉडी घबरा जाता है और तुरंत बोलता है कि वो उस आदमी को जानता तक नहीं है, फिर बिना वजह से हेडशॉट क्यों करे। वो ये भी कहता है कि अगर उसने फायर किया तो आसपास की आर्मी तुरंत हरकत में आ जाएगी और फिर बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ब्रैंडन बिना किसी बहस के बस इतना कहता है कि ये ऑर्डर है, फायर करो। जॉडी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये आदमी या तो पागल है या फिर जानबूझकर उसको मरवाना चाहता है, क्योंकि इतनी सुसाइडल कमांड कोई समझदार इंसान नहीं देगा। आखिरकार वो सब ऊपर वाले पर छोड़कर स्नाइपर के स्कोप में देखता है और ट्रिगर दबा देता है। लेकिन जैसे ही वो फायर करता है उसको पता चलता है कि वो गन खाली थी, उसमें एक भी बुलेट नहीं थी। जॉडी चौंक जाता है। तब ब्रैंडन उसको बताता है कि ये बस एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या वो मुश्किल हालात में ऑर्डर फॉलो करता है या फिर नहीं, और दबाव में उसका रिएक्शन कैसा रहता है। इस टेस्ट में पास होने के बाद ब्रैंडन उसे अपना पर्सनल सपोर्टर चुन लेता है। इसके बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ मोडाइसिस पूरी टीम को एक साथ बुलाते हैं और बेहद सख्त अंदाज में उन्हें मोटिवेट करते हैं। वो साफ कह देते हैं कि इस मिशन से जिंदा लौटने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है, यानी कि ये मिशन मौत को साथ लेकर चलने वाला है, क्योंकि सामने सिर्फ रेबेल आर्मी ही नहीं है बल्कि हाई प्रोटोकॉल सिक्योरिटी भी खड़ी है। उस सिक्योरिटी को तोड़ना और उन रेबेल से लड़ते हुए टेररिस्ट तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सारी ब्रीफिंग के बाद टीम ड्रेसिंग रूम में जाती है, जहां सभी अपने हथियार दोबारा असेंबल करते हैं। वो उन्हें लोड करते हैं और हेवी गियर पहन लेते हैं। इसके बाद वो सब लोग अपने अपने व्हीकल्स में बैठ जाते हैं। अगली सुबह ब्रैंडन और जॉडी अफ्रीकन गैंग के हाइडआउट से करीब 500 मीटर दूर एक पहाड़ी की झाड़ियों में स्नाइपर सेट करके पोजीशन ले लेते हैं। वही बाकी कमांडो फ्रंट लाइन से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हाइडआउट की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यही वो सीन होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ब्रैंडन बकेट और जोडी घास के बीच छिपे हुए अपने स्नाइपर्स तैयार रखते हैं और फाइनल ऑर्डर का इंतजार करते हैं। अंदर उनकी बाकी स्क्वाड टीम सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखते हुए एक एक गार्ड को चुपचाप न्यूट्रलाइज करती जाती है। अब जैसे ही बाहर बैठे ब्रैंडन को सिग्नल मिलता है, वो बिना देर के ट्रिगर दबाता है और वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को एक एक करके गिराना शुरू कर देता है। ब्रैंडन की परफॉर्मेंस देखकर उसका स्पॉटर जोडी हंसते हुए कहता है, बॉस आप तो अकेले ही सबको खत्म कर देंगे, 2-4 मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। अब ऑर्डर मिलते ही जॉडी भी अपना स्नाइपर उठाता है और लगातार सटीक निशाने के साथ दुश्मनों को ढेर करना शुरू कर देता है। अब जोडी के उस उतावलेपन को देखकर ब्रैंडन तुरंत उसको रोकता है और कहता है कि ऐसे बिना रुके फायर मत करो, वरना दुश्मन हमारी लोकेशन पकड़ लेगा। इसके बाद ब्रैंडन खुद एक एक करके टारगेट दिखाने लगता है और उसी हिसाब से फायर करने का ऑर्डर देता है। इस तरीके से वो दोनों मिलकर धीरे धीरे बिल्डिंग के पीछे मौजूद पूरी सिक्योरिटी को खत्म कर देते हैं। अब जैसे ही पीछे का इलाका साफ होता है, उधर मौजूद स्क्वाड टीम उसी रास्ते से बिल्डिंग में एंट्री कर लेती है। अंदर घुसते ही सबसे पहले वो वहाँ पर खड़ी गाड़ियों को बेकार करने लगते हैं। कोई फ्यूल लाइन काट देता है तो कोई टायर पंक्चर कर देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी भाग ना सके। उसी वक्त 2 कमांडो दूसरी साइड से सीढ़ियों के जरिए बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन तभी सामने से दो गार्ड आकर हमला कर देते हैं, लेकिन कमांडोज फुर्ती से उन दोनों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। इसी दौरान एक और सीन दिखाई देता है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड कमरे में आराम से बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा होता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि पीछे से एक कमांडो चुपचाप आ चुका है। अगले ही पल वो उसकी गर्दन में रस्सी डालकर बिना आवाज किए उसे अंधेरे में घसीट ले जाता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही लाइट ऑन होती है, पूरी टीम को एहसास होता है कि वो सीधे हथियारों के गोदाम में पहुंच चुके हैं और वहीं सामने खड़ा होता है उस गैंग का लीडर राइटर मौका देखते ही अपनी शॉटगन निकालता है। वो मोडाइसेस के पैर में गोली मार देता है। इसके साथ ही वो पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी एक्टिवेट कर देता है। अचानक से हर तरफ तेज सायरन बजने लगते हैं और वो अपने सभी गार्ड्स को अलर्ट कर देता है कि स्क्वाड उसके कमरे तक पहुंच चुकी है। उसी समय पहाड़ों में छिपे ब्रैंडन और जॉन्डी भी सायरन की आवाज को सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि अंदर हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बाहर मौजूद दूसरी स्क्वाड भी उलझन में पड़ जाती है क्योंकि ये सब उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। इसी बीच उनकी टीम का एक आदमी ऊपर की तरफ दौड़ने लगता है, ये देखने के लिए कि आखिर सायरन क्यों बज रहा है, लेकिन नादिया उसको वहीं पर रोक देती है। अब ब्रैंडन अपने स्पॉटर जोडी को साफ शब्दों में ऑर्डर देता है कि अब और रुकने का टाइम नहीं है, सामने जो भी दिखे उसे खत्म कर दो। जोडी बिना देर किए अपना स्नाइपर घुमाता है और एक एक करके दुश्मनों को गिराना शुरू कर देता है। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बाहर मौजूद हर खतरे को खत्म करना ताकि अंदर फंसी हुई टीम को बचाया जा सके। उधर कमरे के अंदर राइटर अपनी रिवॉल्वर हाथ में लेकर हालात को समझ चुका होता है। उसे साफ दिख रहा होता है कि स्पेशल स्क्वाड उसको चारों तरफ से घेर चुकी है और अब मामला उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। और तभी वो एक बड़ी सी मशीन की तरफ बढ़ता है। वो उसके ऊपर पड़ा कपड़ा हटाता है और अपने टेक्नीशियन को उसे चालू करने का ऑर्डर देता है। टेक्नीशियन प्लग लगाते ही मशीन ऑन कर देता है। ठीक उसी वक्त बाकी स्क्वाड बाहर के गार्ड्स को खत्म करके कमरे के अंदर घुस जाती है और राइटर को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक से उस मशीन से जोरदार धमाका होता है। तेज रेडियो वेव्स की वजह से वो पूरा इलाका हिल उठता है। कुछ सेकंड्स के बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत होता है तो दिखाई देता है कि खतरनाक रेडिएशन के असर से सारे कमांडो बेहोश होकर इधर उधर गिरे पड़े हैं। इसी दौरान जोडी कमरे में घुसता है और किसी तरह गैंग लीडर राइटर को पकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद जब लोगों को होश आने लगता है तो राइटर हंसते हुए कहता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, थोड़ी देर में तुम सब मरने वाले हो। उसकी बात खत्म होते ही सभी के मुंह से खून निकलने लगता है और एक एक करके वो सब जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी असली सच्चाई सामने आती है। दरअसल वो मशीन एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्फा रेडिएशन मशीन थी, जिसकी रेडिएशन इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स को पूरी तरह तबाह कर देती है। उसके असर में आते ही कोई भी इंसान कुछ ही सेकंड में दम तोड़ देता है। यहाँ भी ठीक ऐसा ही होता है। कुछ ही पलों में अमेरिका की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की स्पेशल स्क्वाड के कई मेंबर्स सबके सामने खून उगलते हुए मारे जाते हैं। ये सब देखकर बाकी बचे लोग अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसी बीच वही रेडिएशन गैंग लीडर राइटर को भी अपनी चपेट में ले लेती है और आखिरकार वो भी वहीं पर ढेर हो जाता है। हालात को संभालते हुए ब्रैंडन सबको समझाता है कि जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब उन्हें उस ताकत का सामना करना है जो आगे आने वाली है। और सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि इस मशीन को आखिरकार न्यूट्रल कैसे किया जाए। टीम पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस मशीन में इतने सारे सिस्टम और कनेक्शन होते हैं कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी जीरो आकर खबर देता है कि उस गैंग के और भी लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, फिलहाल मशीन को वहीं पर छोड़कर बाहर आने वाले विद्रोही गैंग का सामना करना। आखिरकार फैसला यही होता है कि उस खतरनाक मशीन को वो लोग वहीं पर छोड़ देंगे और जितने भी हथियार और गोला बारूद वहाँ पर मौजूद है उन सबको इकट्ठा करके टीम प्लान बनाती है कि इस विद्रोही गैंग को रोका कैसे जाए, क्योंकि समय उनके हाथ से तेजी से निकल रहा था। वो पूरी बिल्डिंग में रखी माइंस उठा लेते हैं और गेट के सामने गड्ढा खोदकर उनको बिछा देते हैं, ताकि जैसे ही उनकी गाड़ियां अंदर घुसे उसी पल जोरदार धमाका हो जाए। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में जाल बिछाया जाता है और सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यहीं पर ब्रैंडन सबको मोटिवेट करता है। वो कहता है कि जिस दुश्मन से अब उनका सामना होने वाला है वो खुद मौत से कम नहीं है, इसलिए आज ये मान लो कि तुम पहले ही मौत के सामने खड़े हो। अब पीछे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर टूट पड़ना।
इसके बाद वो जोडी को स्नाइपर क्यूब में बैठाता है और उससे कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी मिशन हो सकता है और आज उसको साबित करना होगा कि वो कितना बेहतरीन स्नाइपर है। इतना कहकर वो जोडी के हाथ में राइफल थमा देता है और खुद आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सभी लोग अलग अलग जगह अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उन सबकी नजरें एक ही दिशा में होती है, बस इंतजार इस बात का कि विद्रोही आर्मी कब अंदर घुसेगी। थोड़ी ही देर में जॉन अलर्ट देता है कि कई ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही हैं। सिग्नल मिलते ही सब अपने अपने हथियार असेंबल कर लेते हैं और मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही वो गाड़ियां गेट तोड़कर अंदर घुसती हैं, अचानक लगाए गए माइंस ब्लास्ट हो जाते हैं और गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं। उसी पल विद्रोहियों को समझ आ जाता है कि दुश्मन पहले से पूरी तैयारी के साथ मौजूद है, इसलिए वो गाड़ियों से नीचे उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब देखते ही देखते सैकड़ों विद्रोही सैनिक बिल्डिंग की तरफ बढ़ आते हैं। माहौल को कवर देने के लिए जोडी ऊपर से स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। इसी धुएं के बीच से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। ऊपर से जोडी अपने स्नाइपर से एक एक करके दुश्मनों को निशाना बनाता है और उनको ढेर करता जाता है, जबकि दूसरी ओर जीरो अपनी हेवी राइफल से लगातार गोलियां बरसाता रहता है। विद्रोही पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि फायरिंग आखिर आ कहां से रही है। इसी बीच कुछ विद्रोही नाडिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और भारी हथियार होते हैं, लेकिन नादिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत अपनी बॉडी से आर्मर उतारती है और पीठ से 2 चाइनीज एक्स निकाल लेती है और फिर शुरू होता है उसका खतरनाक हमला। वो एक एक करके दुश्मनों को मारती जाती है। तभी एक आदमी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी को सीधा उसके सर में दे मारती है। उधर विद्रोही जोडी की पोजीशन ट्रैक कर लेते हैं, जो अपनी गाड़ियों से मशीन गन उसकी तरफ घुमा देते हैं। जोडी की तरफ वो लोग भारी फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब जोडी को कवर देने के लिए जीरो और अनिका दूसरी तरफ से जवाबी हमला करते हैं। इसी दौरान ब्रैंडन दौड़कर जोडी तक पहुंचता है और लड़ाई और ज्यादा भयानक हो जाती है। विद्रोही फिर से मशीन गन रिलोड कर जीरो की तरफ निशाना साधते हैं, लेकिन तभी ब्रैंडन अपनी स्नाइपर राइफल से सीधे उनके आरपीजी शेल्स पर फायर कर देता है। एक ही शॉट में जबरदस्त धमाका होता है और पूरा इलाका हिल जाता है। इसी बीच अनिका का सामना एक अफ्रीकी महिला असैसिन से होता है। भयानक हाथापाई में वो अनिका का कान घायल कर देती है, लेकिन अनिका मौका देखकर जेब से चाकू निकालती है और सीधा उसकी आंख में घोंप देती है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाती है। उधर जीरो भी एक और असैसिन से भिड़ जाता है। वो उसका गला दबाकर उसकी सांसें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीरो जमीन से लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसके सीने में घोंप देता है और फिर बंदूक से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। इसी दौरान ब्रैंडन का सामना एक रेबेल से होता है। वो पहले सरेंडर करने का नाटक करता है और फिर अचानक से उसकी बंदूक छीनकर उसी के ऊपर फायर कर देता है, जिसके बाद उसकी कमर से चाकू निकालकर वो उसके सीने में घोंप देता है और राइफल बेल्ट से उसका गला दबाकर उसको खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ब्रैंडन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, अचानक से एक रिबेल उसको गोली मार देता है। ब्रैंडन जवाबी फायरिंग में उसको मार देता है, लेकिन खुद भी वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखते ही जीरो दौड़कर उसके पास पहुंचता है और खून रोकने की कोशिश करता है। तभी नोवा वहां पर आती है, लेकिन उसी पल एक रिबेल उसके सीने में गोली मार देता है। बुरी तरह जख्मी हालत में नोवा जीरो को बताती है कि उसने पहले ही रेडिएशन मशीन वाले कमरे में बम सेट कर दिया है। कुछ ही पलों में पूरी इमारत उड़ जाएगी और वो मशीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना कहकर नोवा सबके सामने दम तोड़ देती है। थोड़ी ही देर में जोरदार धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग और वो खतरनाक मशीन हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। टीम पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी उनको दिखता है कि और भी विद्रोही उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब बचे हुए कुछ लोगों के लिए इतने सारे दुश्मनों से लड़ना नामुमकिन होता है। तभी अचानक से चारों तरफ से स्मोक ग्रेनेड गिरते हैं और विद्रोहियों पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। जब धुआं छटता है तो ब्रैंडन और जीरो देखते हैं कि हमला किसी और ने नहीं, बल्कि ब्रैंडन के पुराने दोस्त कैप्टन पाज और सार्जेंट जेड ने किया है। वो अपने टीम के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं, जो रेबेल्स की पूरी आर्मी को खत्म कर देते हैं और आखिरकार स्क्वाड की जान बच जाती है। जहां फिल्म के एंड में हम ब्रैंडन को जिंदा देखते हैं। मिशन पूरा होने के बाद वो अपने साथियों से विदा लेने आया है। वो सबसे हाथ मिलाता है, जहां जोडी उससे कहता है कि वो भी एक दिन उसी की तरह सबसे बेहतरीन स्नाइपर बनेगा। जिसको सुनकर ब्रैंडन मुस्कुराता है और सबसे अलविदा कहता है, जिसके साथ स्नाइपर द लास्ट स्टैंड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।